देखो अब आगे पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक्स जो वर्ड है, हमने पढ़ा जेनेटिक जो थ्योरी थी, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल जो जेनेटिक वर्ड है, ये जेनेटिक वर्ड दिया किसने था? तो ये वर्ड दिया था बैटसन ने। किसने? बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो याद कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे जीन होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? बच्चे में आते हैं, तो हमारे सन में आते हैं। तो जीन किस में आते हैं? हमारे सन में आते हैं। तो बैटसन ने जेनेटिक्स का नाम दिया था। जेनेटिक्स का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स का पिता। लेकिन जो आधुनिक जेनेटिक्स है उसका पिता कहा जाता है T.H. मॉर्गन को। किसको? T.H. मॉर्गन को। आज तो वही उसके ही जीन चलेंगे जिसकी गन, जिसकी बंदूक में ताकत है, वही जिंदा रहेगा तो उसी के जीन आगे बढ़ेगा, उसी की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे याद कर सकते हैं मॉर्गन। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेक्स लिंकेज थ्योरी। क्या नाम दिया था? सेक्स लिंकेज थ्योरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेक्स लिंकेज थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी T.H. मॉर्गन ने। इसे आधुनिक आनुवंशिकी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। जेनेटिक्स आए खाली तो इसका पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। मटर म से मेंटल, म से मटर, तो ये दोनों मटर के पौधे पे किया था। और जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। ठीक है। और जो सेक्स लिंकेज थ्योरी है, इसने जो मेंडल की थ्योरी थी, सॉरी डार्विन की जो थ्योरी थी, उसको क्या किया था? मेंडल के जो नियम थे, सॉरी मेंडल ने जो नियम दिए थे, क्योंकि अब नया थ्योरी आएगी तो किसको खारिज करेगी? पुराने नियमों को। तो मेंडल के नियमों को खारिज कर दिया था सेक्स लिंकेज थ्योरी ने। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट चलते हैं। एक मूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? मूलर। इन्होंने क्या किया, एक ड्रोसोफिला नाम की एक मक्खी थी, ये फ्रूट्स पर बैठती है, ड्रोसोफिला मक्खी। इस ड्रोसोफिला मक्खी पर एक्स रेज को बरसाया, बहुत ज़्यादा एक्स रेज को बरसा दिया ड्रोसोफिला। और एक्स रे बरसाने के बाद ड्रोसोफिला में देखा गया कि काफ़ी चेंज आया, म्यूटेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है। तो पहली बार एक्स रेज के माध्यम से म्यूटेशन जो है, उत्परिवर्तन हिंदी में कहते हैं, उसके जीन में कुछ चेंज आ गया। ये बात किसने की थी? मूलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो पूछ लेता है कि पहली बार किस वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मक्खी पर एक्स रेज के माध्यम से म्यूटेशन किया था? तो किसने किया था? मूलर ने। किसने किया था? मूलर ने। किसके माध्यम से? एक्स रेज के माध्यम से। क्या किया था? म्यूटेशन किया था। किस पर किया था? ड्रोसोफिला पर। ये क्या था? एक फ्रूट मक्खी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और बात, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बीडल, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था टेटम। बीडल और टेटम दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था वन जीन वन एंजाइम। क्या नाम था इसका? वन जीन वन एंजाइम। मतलब इन्होंने कहा, बीडल और टेटम ने, कि एक जीन एक एंजाइम बना सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम डल डल फील कर रहे हैं, ठीक है, और सबके टोटे टोटे कर दिए, तो मतलब सबको तोड़ डाला, इतना डल फील कर रहे हैं, सबको पहले तोड़ा, अब बहुत डल फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीन क्या है, केवल एक एंजाइम ही रिलीज़ करता है। तो उन्होंने कहा कि हर जीन एक एंजाइम बनाता है, बीडल ने और टेटम ने। तो याद कैसे कर सकते हैं हम? हमने क्या किया, लोगों को मारा, टोटे टोटे किया। अब टोटे टोटे किया तो हम क्या हो गए? डल हो गए। तो किसी ने पूछा तुम डल क्यों हो गए? तो उसने बताया कि हमारा भैया एक जीन होता है और एक ही एंजाइम होता है। तो बीडल और टेटम। और जेनेटिक्स का पिता मेंडल को, आधुनिक मॉर्गन को। और सेक्स लिंकेज थ्योरी किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी। और इसके अलावा जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था? बैटसन ने। मैंने याद कराया था कि जो सन होता है बेटा, उसमें क्या है, जीन्स हमारे क्या होते हैं? जाते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा एक थ्योरी है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने एक व्यक्ति थे, बेंजर नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से नाम के साइंटिस्ट? बेंजर। इन्होंने क्या किया था? बेंजर ने जो हमारा जीन होता है ना, उसको 3 पार्ट में बांटा था। इसके काम पूछ लिए गए कई एग्जाम्स में कि इनका काम क्या होता है। इन्होंने बताया कि जीन का एक हिस्सा होता है सिस्टोर्न। क्या नाम होता है? सिस्ट्रॉन। एक हिस्सा क्या होता है? एक हिस्सा होता है सिस्ट्रॉन। इन्होंने बताया दूसरा हिस्सा जो है इसका होता है जी म्यूटॉन। क्या होता है? म्यूटॉन।
दूसरा हिस्सा क्या होता है, म्यूटोन होता है। और तीसरा हिस्सा क्या होता है, रिकॉन होता है। तीसरा हिस्सा क्या होता है, रिकॉन होता है। तीन होते हैं, सिस्टोर्न, म्यूटोन और रिकॉन। जो सिस्टोर्न वाला हिस्सा होता है, जीन की फंक्शनल इकाई, जितने भी जीन फंक्शन करता है वो इसी सिस्टोर्न की वजह से करता है। तो फंक्शनल यूनिट क्या है जीन की, वो यही होती है। जीन की फंक्शनल यूनिट क्या है, सिस्टोर्न है। म्यूटोन मतलब म्यूटेशन का मतलब है, तो उत्परिवर्तन किसकी वजह से होता है, जब म्यूटोन वाला हिस्सा जो है चेंज करता है। और रिकॉन से क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है जीन के अंदर। क्या होता है, रिकॉन मतलब रिकॉम्बिनेशन से रिकॉन, म्यूटेशन से म्यूटोन, और सिस्टोर्न मतलब क्या होता है, फंक्शनल इकाई होती है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि जीन की जो फंक्शनल इकाई होती है वो क्या होती है, तो सिस्टोर्न होती है। म्यूटेशन कौन की वजह से होता है, म्यूटोन वाले हिस्से की वजह से। और रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है, रिकॉन की वजह से। ये किसने बनाया था, बेंजर ने बताया था। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, जो एक सिद्धांत आता है, इसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन। एक सिद्धांत है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन। मतलब जीन की जो एक्शन है, जीन की जो फंक्शन है, उसको रेगुलेट कर कैसे होता है, वो रेगुलेट कैसे किया जाता है, इस बात की एक थ्योरी है। इसका नाम है ओपेरान धारणा। क्या नाम है इसका, नाम है ओपेरान धारणा। क्या बोलते हैं इसको, इस थ्योरी का नाम है ओपेरोन धारणा, ओपेरान। ये दी किसने थी, जैकवा और मानो ने। किसने, जैकवा और मानो ने। बस आपको याद रख लेना है थोड़ा सा कि जैकवा और मानो ने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था ओपेरन थ्योरी। और ओपेरन जो थ्योरी थी ये क्या करती है, बताती है कि जीन का जो रेगुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ओपेरन थ्योरी, क्लियर। मैंने बता चुका हूँ, सिस्टोर्न, म्यूटोन और रिकॉन, ये जीन के कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिए थे, बेंजर ने दिए थे। और हमारा जो जीन का कोड है, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो जेनेटिक कोड है, ये सबसे पहली बार इसकी खोज किसने की थी, जेनेटिक कोड को। मतलब हर जीन के अंदर एक कोड होता है, मतलब रेसिपी लिखी होती है प्रोटीन की। कोड का मतलब रेसिपी ऑफ प्रोटीन बनाने की रेसिपी, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो जेनेटिक कोड जो है, इसकी खोज सबसे पहले की थी नीरेनबर्ग ने। किसने, नीरेनबर्ग ने, नीरेनबर्ग। अब कैसे याद रखेंगे, जो हमारा नीर होता है, हमारा पानी होता है, जब वो रहेगा तभी हमारे जेनेटिक कोड जो है वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो नीरेनबर्ग, नीरेनबर्ग मतलब जो हमारा नीर, हमारा पानी जो है जब तक रहेगा तब तक हमारे जेनेटिक कोड सुरक्षित रहेंगे। जेनेटिक कोड में हेल्प हमारे भारत के हरगोविंद खुराना ने की थी, जिन्हें 1968 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत की तरफ से वो पहले चिकित्सक थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नीरेनबर्ग ने। और कितने आज तक जेनेटिक कोड की खोज की जा चुकी है, 64 जेनेटिक कोड हैं हमारे अंदर। ठीक है, कितने, 64 जेनेटिक कोड्स हैं, ये आपको याद रखना है। कितने हैं, 64 जेनेटिक कोड्स हैं। कितने हैं, 64 जेनेटिक कोड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या, यूजेनिक्स। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूजेनिक्स ना बायोलॉजी की एक ब्रांच है। कौन सी, यूजेनिक्स। इस ब्रांच के अंदर क्या होता है, किसकी स्टडी की जाती है, इसमें बताया जाता है कि आप जेनेटिक चेंज करके, क्या करके, जेनेटिक आनुवांशिक चेंज करके, आनुवांशिक चीज़ों को यूज़ करके, जेनेटिकली चेंज करके आप मानव जाति में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो अब वो कहेगा कि मानव जाति में जेनेटिक्स के माध्यम से जो सुधार किए जाते हैं उसका अध्ययन किस में किया जाता है, यूजेनिक्स में किया जाता है। किस में किया जाता है, यूजेनिक्स। यू तुमको क्या बदल जाएगा, तुमसे यू मतलब तुमको बदल दिया जाएगा बिल्कुल। यूजेनिक्स के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। यूजेनिक्स के अंदर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। कुछ जेनेटिक डिसीज़ हैं जिनके बारे में बात कर लेता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ये आनुवांशिक, महत्वपूर्ण आनुवांशिक रोगों की वंशानुगति कैसे होती है, जो आनुवांशिक रोग हैं। हमें लगता है केवल हीमोफीलिया ही आनुवांशिक रोग है। एक रंजकहीनता रोग होता है, रंजकहीनता,
ये भी एक आनुवांशिक डिसीज है, इसको एल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब होता है रंजक मतलब कलर, कलर का हीनता मतलब समाप्त हो जाना, मतलब उसकी आँख वगैरह सबका कलर मेलानिन बनता नहीं है, हर चीज़ क्या है सफ़ेद हो जाती है। रंजकहीनता भी क्या है? एक आनुवांशिक डिसीज़ है। एक डिसीज़ होती है एलकैप्टोन्यूरिया। एलकैप्टोन्यूरिया। अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है, इसकी वजह से गाउट डिसीज़ हो जाती है वंश, जैसे कि अगर किसी के माता पिता को गाउट डिसीज़ हो तो उनके बच्चों में भी ज़रूरी है कि वो मतलब ज़्यादातर संभावना है कि उनमें गाउट यानी जो गठियावाई का रोग है वो हो जाए। एलकैप्टोन्यूरिया की एक डिसीज़ होती है, याद रखना। यूरिया होता है ना, मेनली यूरिया जमा हो जाता है, तो एलकैप्टोन्यूरिया से याद रख सकते हैं। एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया, इसको बोलते हैं सिकल, हाशियाकार सिकल सेल एनीमिया। अगर एनीमिया पूछे तो पता है कि इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आती है, ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। अगर सिकल सेल आ जाए तो ये एक अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वही बदल जाता है, और कैसा शेप हो जाता है? हाशिया के आकार का हो जाता है। ठीक है। एक रोग होता है फिनाइल थायोकार्बाइड। क्या एक रोग होता है? फिनाइल थायोकार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड। ये फिनाइल थायोकार्बाइड, फिनाइल का किसी को स्वाद आएगा नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वाद नहीं आता है इस डिसीज़ की वजह से। ये भी आनुवांशिक रोग है। तो हमने कौन कौन से आनुवांशिक रोग पढ़े, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। एल्बिनिज्म को, एलकैप्टिनेरिया को, सिकल सेल एनीमिया भी होता है, और फिनाइल थायोकार्बाइड भी इसी तरीके का रोग है, आनुवांशिक रोग है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में, कि जो ओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो किसने की थी? कॉस्टेला ने। किसने की थी? कॉस्टेला ने और स्टर्ली ने। आपको पता है जो ओ होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, तो वो कोई भी क्या है कॉस्ट नहीं लेता है, और सबके लिए वो स्टर्ली, मतलब सब हर समय वो क्या होता है, स्टर्लीज विंड होती है, वो हर समय उपलब्ध होता है। तो कॉस्टेला और स्टर्ली ने इसकी खोज की थी, याद रखना है। किसने की थी? स्टर्ली ने और कॉस्टेला ने। किसकी? ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी कॉस्टेला और स्टर्ली ने। क्लियर। हम पढ़ेंगे अब सेक्स डिटर्मिनेशन को। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो पढ़नी है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है मेनली, देखो हमारे मनुष्य के अंदर ना 23 जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़ी, 23। और जोड़ी सूत्र होते हैं तो टोटल संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की? 46 होती है। 23 क्या होते हैं? पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, गुणसूत्रों के। इसमें से क्या होता है कि जो 23 जोड़ी में से 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है इन गुणसूत्रों में, 22 पेयर्स में, अर्थात 44 में। लेकिन जो एक पेयर होता है, मतलब जो 46वां गुणसूत्र होता है, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। 46वां जो गुणसूत्र होता है वो अलग होता है, अर्थात 23वां जो गुणसूत्र होता है पेयर में वो अलग होता है मेल और फीमेल में। मेल में होता है वो गुणसूत्र XY और फीमेल में होता है XX, ठीक है। अब क्या होता है जब XX और XY ये दो गुणसूत्र होते हैं, अब जो इस 46 वाला जो लिंग, ये मतलब यही तो ऐसा गुणसूत्र है जो स्त्री और पुरुषों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। बाकी 22 पेयर तो सेम ही है, तो उससे स्त्री पुरुष का तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये जो 23वां जो पेयर है या जो 46 वाला नंबर है जो XY और XX है, यही तो स्त्री और पुरुष को अलग कर रहा है, मेल और फीमेल को। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? सेक्स हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया? इस सेक्स क्रोमोसोम का नाम होता है एलीसोम। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है कि गुणसूत्र का लिंग गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो एलीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलीसोम। तो हम जब सेक्स करना चाहते हैं तो किसी के साथ भी, मतलब सोम मतलब कहने का मतलब किसी को भी हम सोम मतलब दारू वगैरह पिलाने को तैयार हो जाते हैं, एलीसोम। इस तरीके से थोड़ा गंदा है लेकिन फिर भी एलीसोम मतलब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं,
उनको सेक्स गुणसूत्र जो होते हैं उनको हम एलिसोम कहते हैं, ठीक है। और जो संतानों का निर्धारण होगा वो किसकी वजह से होगा, एक्स वाई ग्रुप की वजह से होता है। तो जितना लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की है, किसकी वजह से होता है, कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स वाई, जो पुरुषों वाला गुणसूत्र होता है, इसकी वजह से ही मेनली ये होता है। और जितने भी आनुवांशिक डिसीज होती हैं, जेनेटिक्स, उन सब की वाहक जो होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, महिलाएँ होती हैं। उनकी वजह से ही जेनेटिक डिसीज़ जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है। जैसे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैन है, और मैन का पता है आपको एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, और एक वूमेन है फीमेल, इसके गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो मैन है वो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, क्या है, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है। तो इसका मान लीजिए जो एक्स और वाई ये क्या है, दो गुण, एक्स और वाई दो गुणसूत्र हैं इसमें, जो 23वां पेयर है ना, 22 पेयर 23वां पेयर का मतलब दो गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र है, एक वाई गुणसूत्र है, ठीक है। तो जो एक्स गुणसूत्र है वो आपका इन्फेक्टेड है, मतलब वो किससे, आनवा जो है हीमोफीलिया डिसीज़ से, जो रक्त, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णनता, या किसी भी आनुवांशिक डिसीज़ से ये मतलब प्रभावित है, जो एक्स क्रोमो जो मतलब गुणसूत्र है। अब वाई, बिल्कुल वाई गुणसूत्र को कोई दिक्कत नहीं, और महिला का दोनों गुणसूत्र एकदम मस्त हैं, एक्स और एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये एक्स जो है रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो ये आपको इन्फेक्टेड आएगा, ये एक्स उस एक्स के साथ भी करेगा तो भी वहाँ पर क्या आएगा, एक इन्फेक्टेड आएगा। लेकिन वाई एक्स के साथ करेगा तो क्या आएगा, वाई और एक्स आएगा, और वाई फिर इस वाले एक्स के साथ करेगा तो एक्स वाई आएगा। इसका मतलब एक्स और वाई आए तो उसे मेल होता है, एक्स एस वाला फीमेल होता है। तो ये मेल जो होगा उसमें कोई वर्णांतता नहीं मिल रही, एक्स वाई मेल में यहाँ भी वर्णांतता नहीं मिल रही। लेकिन जो महिलाएं हैं वो क्या आ रही हैं, वर्णांत आ रही हैं। इसका मतलब जो डॉटर होंगी, जो इन दोनों जो पति पत्नी है, अगर उसमें पति जो है वर्णांध है, मतलब जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, तो उसकी जो बच्चियाँ होंगी, लड़कियाँ होंगी, उनमें कलर ब्लाइंडनेस आएगा, लेकिन लड़कों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक महिला है, मान लीजिए जो कलर ब्लाइंडनेस वाली जो महिला थी, एक्स इन्फेक्टेड था और दूसरा गुणसूत्र दिक्कत नहीं थी। अब मान लो एक नॉर्मल हस्बैंड या नॉर्मल पर्सन के साथ उसकी शादी हो जाए तो क्या होगा। अब मान लो अब महिला इन्फेक्टेड है, उसका एक गुणसूत्र इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, एक्स एक्स इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक्स और वाई, लेकिन जो एक्स एक्स और एक्स वाई। अब तुम देख रहे हो एक जो पुरुष है, मेल है, हो सकता है वो क्या आए, इन्फेक्टेड आए, उसका जो सन है वो कैसा आए, कलर ब्लाइंडेड सन आएगा। कैसा होगा, कलर ब्लाइंडेड होगा एक सन। और एक जो महिला होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी कलर ब्लाइंडनेस की, और डॉटर जो आएगी उनकी वो सामान्य आएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो महिलाएं होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, जो जेनेटिक डिसीज़ होती हैं वो उनकी कैरियर होती हैं, और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड जो चीज़ होती हैं वो कौन होते हैं, वो पुरुष होते हैं इनसे, जेनेटिक डिसीज़ों से, ठीक है। क्लियर। और अब पढ़ने वाले हैं हम कि अगर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें अगर संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। एक सिंड्रोम होता है डाउन। डाउन में याद रखना, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है, बढ़ जाती है। आपको लगेगा डाउन का मतलब कम हो गई है, तो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं वो कितने हो जाते हैं, 46 होते हैं वैसे तो हमारे बॉडी के अंदर, वो कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, ठीक है। डाउन जो सिंड्रोम होता है इसकी वजह से क्या होता है, मंगोलॉइड प्रकार का व्यक्ति पैदा होता है। मंगोलॉइड मतलब उसकी जो जीभ होगी मोटी होगी, अगली टाइप का, मतलब एकदम त्वचा खुरदरी होगी, कद बहुत छोटा होगा, मंद बुद्धि होगी। ये डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर का मतलब होता है कि इसमें, टर्नर मतलब इसमें कम नहीं होता है, इसमें डाउन में ज़्यादा हो जाता है, इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें 46 की वजह क्या हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 45। क्लियर। इसकी वजह से क्या होता है, स्त्रियां जो है नपुंसक हो जाती हैं टर्नर सिंड्रोम की वजह से, क्योंकि इनमें क्या होता है, महिलाओं का जो एक महिला में दो गुणसूत्र होते हैं 45, मतलब मान लीजिए 46 वाले जो 23वां पेयर होता है उसमें एक्स और एक्स दो होते हैं 23वें पेयर में। तो इसमें एक ये वाला जो है होता नहीं है, केवल कितने होते हैं, 22 जोड़ी प्लस एक गुणसूत्र होता है। होने कितने चाहिए, 23 जोड़ी होने चाहिए पूरा। तो जो महिलाओं में जो एक एक्स गुणसूत्र है वो
समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है। इसलिए महिलाओं में बांझपन की जो डिसीज़ है वो टर्नर सिंड्रोम में आ जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एक सिंड्रोम है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये जो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है ना, ये क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो जो 44 तो गुणसूत्र होंगे, अब मान लो प्लस एक 46 होते हैं, तो 45 वाला जो होगा वो एक्स एक्स और वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक तो गुणसूत्र कम हो गया, 44 तो हो गए, 44 तो टोटल होंगे, और जो 45 वाला होगा वो तो एक्स एक्स हो जाएगा, और एक इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, वाई गुणसूत्र अलग हो जाता है। मतलब एक जो है एक तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें लिंग जो गुणसूत्र होते हैं जो 23 में जोड़ी 23 में जोड़ी में होते हैं ना, हमें पता है 22 तो कॉमन होते हैं, 44 तो कॉमन होते हैं, 23वां जो होता है वो डिफरेंट होता है, राइट। ये पता है स्त्री पुरुषों में 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है वो डिफरेंट होता है, इनको एलोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इसकी वजह से लिंग अलग अलग होते हैं स्त्री पुरुष। तो 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है, जोड़ी का मतलब 2 गुणसूत्र होंगे, एक एक्स होगा और महिलाओं में दोनों एक्स एक्स होंगे, और पुरुषों में क्या होगा, या एक्स और वाई 2 गुणसूत्र होंगे। लेकिन जब ये क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम आता है तो इसमें एक्स एक्स में एक और वाई जुड़ जाएगा, एक्स एक्स वाई में एक और वाई जुड़ जाएगा, मतलब एक्स जुड़ जाएगा। मतलब इसमें होने कितने चाहिए, 2 जोड़ी होते हैं ना, अब एक जो एक्स्ट्रा है, ये मतलब जो एक्स्ट्रा है ये क्या होगा, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र इसमें जुड़ गया। जो 23वां जोड़ी है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी में 2 होते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, 3 हो गए। मतलब एक जो लिंग गुणसूत्र है उसमें जब 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तब क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता है। और इसकी वजह से बहुत दिक्कतें क्या आती हैं कि जो लड़का पैदा होगा उसके जननांग बहुत छोटे होंगे, शुक्राणु का विकास नहीं होगा, वो नपुंसक होगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। स्त्रियों जैसे उसमें क्या होंगे, स्तनों का विकास हो जाएगा। ये पुरुषों में ज़्यादा होता है क्लाइन फेल्टर जो सिंड्रोम होता है, ठीक है। और ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब डाउन सिंड्रोम पढ़ा है, इसमें क्या होता है, डाउन नहीं होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मंगलोइड टाइप का जो है व्यक्ति दिखता है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्या हो जाता है, टर्नर में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। अब होना कितना चाहिए, 46 होने चाहिए गुणसूत्र, अब हो जाते हैं कितने, 45 हो जाते हैं। इससे महिलाओं में क्या होता है, बांझपन हो जाता है, क्योंकि जो एक्स गुणसूत्र है उसमें सेक्स हार्मोन वो नहीं रहता है। एक क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, उसकी बजाय क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है, 3 हो जाते हैं, इसे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। एक क्या होता है, गर्भावस्था में जो लिंग परीक्षण हेतु, मतलब जैसे गर्भावस्था है उसमें लिंग परीक्षण हमें पता करना है कि लड़का है या लड़की, तो क्या कौन सा उस किस का अध्ययन किया जाता है, उसमें बार बॉडी का अध्ययन किया जाता है। किसका, बार बॉडी। हमें बॉडी को बहुत गहरी तरीके से अध्ययन करना पड़ता है, इसे बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। क्या किसका अध्ययन किया जाता है, बार बॉडी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है कि एमिनियोसेंटियासिस बार बॉडी के आधार पर जीन लिंग निर्धारण की विधि है। बार बॉडी के बेसिस पे अगर हमें जीन का लिंग निर्धारण, मतलब बार बॉडी का हमने अध्ययन कर लिया कि लड़का है लड़की है, अब मान लो उसके लिंग को चेंज करना है, उसके सेक्स को बदलना है, तो हम उस समय कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एमिनियोसेंटिसिस। ये आईएएस में पूछा जा चुका है सवाल कि कौन सी विधि यूज़ की जाती है जेनेटिक्स के माध्यम से सेक्स चेंज करने में, एमिनियोसेंटिसिस। और इसके लिए अध्ययन किस में करना पड़ता है, बार बॉडी में अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, एमिनियोसेंटिसिस। ये आरएएस में भी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी, कि जीन के माध्यम से लिंग निर्धारण किसके कौन सी विधि से किया जाता है, तो जीन बदल करके सेक्स बदल दिया जाता है, किस विधि के द्वारा, एमिनियोसेंटिसिस की वजह से, एमिनियोसेंटिसिस की वजह से। और अध्ययन किस में किया जाता है, लिंग निर्धारण से संबंधित, वो बार बॉडी में किया जाता है, किसमें, बार बॉडी में, ठीक है। एक फैक्ट है कि मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से पहली बार जो धान की प्रजाति तैयार की गई थी वो ट्रिटेकल थी। जो धान की प्रजाति को तैयार किया था कृत्रिम रूप से, नेचुरली नहीं, अपने आप बनाया था, उस धान की पैडी की जो पैडी की जो जीन्स थी ट्रिटेकल, वो उसका विकास किया था। ट्रिटेकल किससे मिला करके बनाया था, किसके क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया था, गेहूं से
और राई से। ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि ट्रिटिकल गेहूँ किसके संकर से बनाया, मतलब किसका क्रॉस कराया गया। गेहूँ और राई जो है उसके क्रॉस से ट्रिटिकल नाम की एक धान की जो किस्म है, प्रजाति है, वो बनाई गई थी। धान्य मतलब सॉरी, ट्रिटिकल गेहूँ होता है, पैडी नहीं होता, सॉरी। ट्रिटिकल क्या है, एक वीट मतलब गेहूँ है, और इस गेहूँ को बनाने में गेहूँ और राई इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया था। ठीक है, क्या कराया था, क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया। अब तुम्हें पता होगा केला में बीज नहीं होते, तो बीज क्यों नहीं होते, इसकी वजह क्या है। केला के अंदर बीज नहीं होते, केला में कोई बीज नहीं मिलता है, हर जगह हर फल में बीज होता है अंदर, लेकिन केला में बीज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ओटो ट्राइप्लॉइड्स होता है। क्या होता है, ओटो ट्राइप्लॉइड्स होता है, ओटो ट्राइप्लॉइड्स होता है, याद रख लेना ये, ओटो ट्राइप्लॉइड्स होता है। स्व त्रिगुणिता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, स्व ट्राइप्लॉइड्स का मतलब त्रिगुणिता, स्व त्रिगुणिता पाई जाती है इसके अंदर, केला के अंदर, इसलिए स्व त्रिगुणिता, ओटो ट्राइप्लॉइड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें बीज नहीं होते हैं। और जो, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये स्व त्रिगुणिता का पाई जाती है किसके अंदर, ये पाई जाती है केले में, इसलिए इसमें बीज नहीं मिलते हैं। और उत्परिवर्तन का जो जनक है, ये एक बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल कि उत्परिवर्तन मतलब जो म्यूटेशन होता है उसका जनक किसको माना जाता है। म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था, तो ये बात बताई थी किसने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कई बार देश का नाम भी पूछ लेता है, हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के, हॉलैंड के रहने वाले थे ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, और उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब जीन को चेंज करके ना, जेनेटिक चेंज हो करके, मतलब जीन्स में जो चेंज होता है उसकी वजह से ही नई नई स्पीसीज चेंज होती हैं। जैसे ये कहते हैं कि जीन है, समय के साथ या एनवायरनमेंट की वजह से जीन क्या है, चेंज होते रहते हैं, और उनके चेंज होने से नई नई प्रजातियों का विकास होता है, और इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है। कौन सा क्या बढ़ता है, डाइवर्सिटी, विविधता जो आती है। हर जीव के अंदर जो चेंजेज आते रहते हैं समय के साथ आगे चलने पर, वो डाइवर्सिटी किसकी वजह से आती है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की वजह से आती है। और म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ठीक है, जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसकी वजह क्या है, उत्परिवर्तन है। जो म्यूटेशन होता है उसी की वजह से हम जेनेटिकली क्या होते हैं, डाइवर्सिफाई होते रहते हैं समय के साथ। ठीक है, और जैसे अचानक से जो चेंज हो जाते हैं किसी भी जीव के लक्षणों में, और वंशानुगत जब चेंज होने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से बहुत सारा वेरिएशन आता है। जब जेनेटिक वेरिएशन होता है तभी बॉडी, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसकी जिम्मेदार कौन है, उत्परिवर्तन है। और उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी, ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी, ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। ठीक है, क्लियर। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं उत्परिवर्तन को, कि देखो ब्रीज का मतलब उससे समझो फ्रीज, तो फ्रीज़ कर देना है हमें, उसमें क्या होना है, चेंज नहीं करने देना है, उसको फ्रीज़ कर देना है कि उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।